नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त एच.एस. राजना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीके हब। साथियों, हमने लूसेंट जीके की लगातार जो 2 मंथ में कंप्लीट लूसेंट जीके पढ़ाया जाएगा उसकी मुहिम स्टार्ट कर रखी है। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं, जो पिछली क्लास थी उसमें हमने भारत के प्रमुख जो राजवंश थे, जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य भी कंप्लीट किया था, शक साम्राज्य के बारे में भी चर्चा की थी, ये सब हमने कंप्लीट किए थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कुषाण वंश के बारे में। तो देखिए, कुषाणों के बारे में हम बात करते हैं तो कुषाण, इन्हें तोकरी भी कहा जाता है। कुषाणों को क्या कहा जाता है? यूची एवं तोकरी। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया, उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। यूची नामक जो कबीला था वो क्या हो गया था? 5 कुलों में बट गया था, जिनमें एक कुल था कुषाण। और कुषाण वंश का संस्थापक आप जानते ही हो, कुजुल कैडफिसेस थे। आपने ये पढ़ा भी होगा कि कुजुल कैडफिसेस, अभी राजस्थान पुलिस का जो 2020 का ही जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे। तो कुजुल कैडफिसेस आपको ध्यान रखना है। इनकी राजधानी पुरुषपुर थी, जो आज वर्तमान में क्या नाम से जानी जाती है? पेशावर के नाम से। कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक संवत चलाया, जो किस नाम से जाना जाता है साथियों? शक संवत के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कुषाण जो कनिष्क थे, उन्होंने कौन सा संवत चलाया था? शक संवत। जो भारत सरकार का जो कैलेंडर है वो किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। बौद्ध धर्म की चौथी संगीति का आयोजन भी साथियों आपको पता ही है। बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति का आयोजन हुआ था वो कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था, और उनमें जो कुंडल वन यानी कश्मीर में हुआ था, और अध्यक्षता करी थी वसुमित्र ने। ये आपको ध्यान रखना है। कनिष्क बौद्ध धर्म का जो महायान था, एक तो बौद्ध धर्म हीनयान और एक महायान में बटा हुआ था, तो वो महायान जो संप्रदाय था उसका क्या था? अनुयायी। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। दोस्तों, मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि जो इंडो ग्रीक यानी हिंद यूनानियों ने सबसे पहले स्वर्ण सिक्के चलाए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चलाए थे गुप्तों ने। और कुषाणों ने क्या किया था? सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ये आपको ध्यान रखना है। कनिष्क का राजवेद के बारे में भी आप जानते हो, क्या नाम था? चरक था। और चरक के बारे में आप ये भी सुनते होंगे कि वो आयुर्वेद के अच्छे ज्ञाता थे, और चरक क्या गांव-गांव में घूमते थे, और उन्होंने चरक संहिता भी लिखी थी। तो ये बातें आपको जाननी भी चाहिए। आगे हम बात करते हैं। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है साथियों, महाविभास सूत्र। बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है महाविभास सूत्र, जिसकी रचना वसुमित्र ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। वसुमित्र। अच्छा, कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ध्यान रखें, बौद्ध धर्म का विश्वकोश तो महाविभास सूत्र कहलाता है, जो वसुमित्र ने लिखा था। लेकिन कनिष्क के भी एक राजकवि थे अश्वघोष, उन्होंने बौद्धों का रामायण लिखा था, जिसे बुद्ध चरित्र कहा जाता है। वसुमित्र, पार्श, नागार्जुन, महाचेत, संरक्ष भी कनिष्क के दरबार के शोभा बढ़ाते थे। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? माध्यमिक सूत्र है। ये आपको ध्यान रखना है। जिस प्रकार से आइंस्टीन ने जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, इसी तरीके से इन्होंने भी क्या दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था नागार्जुन ने। तो भारत का आइंस्टीन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे साथियों? वासुदेव थे। गांधार शैली, मथुरा शैली, इनका कनिष्क के काल में ही क्या हुआ था? विकास हुआ था। रेशम मार्ग पर जो सबसे अच्छा नियंत्रण रखा था वो कनिष्क के शासनकाल में ही रहा था। और रेशम बनाने की जो तकनीक का विकास हुआ था वो चाइना में हुआ था। ये आप जानते हो हैं। इसके बाद साथियों हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में।
तो साथियों गुप्त साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो 3री शताब्दी में हुई थी। 3री शताब्दी बोलें तो 240 ईस्वी के अंदर हुई थी। अच्छा, कहाँ पर हुई थी? कौशाम्बी के निकट हुई थी। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त। 240 से 280 ईस्वी तक इसका शासन रहा था, 40 वर्ष। उसके बाद जो इसका श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी हुआ था वो घटोत्कच था, वो भी 40 वर्ष तक रहा था, तो 280 से 320 ईस्वी तक रहा था। गुप्त वंश का जो प्रथम महान सम्राट हुआ था, प्रथम महान शासक हुआ था, वो तो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है साथियों, वो कौन माना जाता है? वो माना जाता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है साथियों कि समुद्रगुप्त ने 9 तो आर्यवर्त के शासकों को हरा दिया और 12 दक्षिणावर्त के शासकों को हरा दिया था। यानी उत्तर के तो 9 शासकों को हरा दिया और दक्षिण के 12 शासकों को हरा दिया था। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं, एक एक को ध्यान से समझते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। बड़ी खुशी के साथ लूसेंट जीके को कंप्लीट कर लेंगे। आपको भी कोई जोर नहीं पड़ेगा, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मज़े से हम लूसेंट भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए साथियों, गुप्त वंश का प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था और इन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया और महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी। गुप्त संवत की जो स्थापना हुई थी वो 319 में हुई थी, ये भी आपसे पूछा जाता है। अच्छा, विक्रम संवत की 57 ईसा पूर्व हुई थी। उसके बाद हमने शक संवत के बारे में बात करी थी, तो शक संवत की कुषाण शासक कनिष्क ने की थी, 78 ईस्वी में की थी। और गुप्त संवत की स्थापना 319 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? समुद्रगुप्त हुआ था। चंद्रगुप्त प्रथम है जो 335 तक रहा था। 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठ जाता है समुद्रगुप्त। तो देखिए, इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित कर दिया। इन्हीं विजयों के कारण इसे यानी समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है साथियों? भारत का नेपोलियन। अच्छा, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो नेपोलियन कहाँ का था? नेपोलियन दोस्तों फ्रांस का था। आगे हम बात करते हैं साथियों, तो आगे हम क्या बात करेंगे कि संगीत प्रेमी भी कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऐसा क्यों प्रतीत होता है साथियों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे, गुप्त काल के सिक्के हैं, उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो देखिए, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशयन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना कर दी थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। समुद्रगुप्त विष्णु उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि भी धारण की थी। जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान कैसे लगाया जाता है? क्योंकि उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए चित्र दिखाया गया है। आगे हम बात करते हैं, तो समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त सेकंड हुआ। अच्छा, पहला कौन था जो जिसने स्थापना की थी? श्रीगुप्त, फिर उसके बाद घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त सेकंड का शासन काल आता है, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त सेकंड के शासन काल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया था। तो आपसे पूछा जाए फायान किसके शासन काल में भारत आया था, तो वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में। अच्छा, वैनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। पुष्यभूति शासक था हर्षवर्धन। तो देखिए, आगे हम बात करते हैं शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी के सिक्के चलाए थे। चंद्रगुप्त सेकंड का उत्तराधिकारी कौन हो गया था साथियों? कुमारगुप्त, या उन्हें गोविंद गुप्त भी कहा जाता था। और इनका शासनकाल 39 वर्ष तक रहा था, 415 से 454 ईस्वी।
नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने करवाई थी। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हो गया था? स्कंदगुप्त। ये 12 वर्ष तक रहा था, 455 से 467 ईस्वी। और स्कंदगुप्त ने साथियों जो गिरनार पर्वत पर जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का क्या करवाया था? पुनरुद्धार करवाया था। ऐसे ही शख्स शासक था रुद्रदामन, उन्होंने भी क्या जीर्णोद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने कर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण हुआ था। तो भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। और गुप्त साम्राज्य का जो डायनेस्टी थी उनका जो अंतिम शासक था वो भानुगुप्त था। और भानुगुप्त का ही एक अभिलेख है 510 ईस्वी का। उसमें क्या पता चलता है साथियों? उसमें सती प्रथा के बारे में पता चलता है। तो देखिए अंतिम शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी इकाई, देखिए प्रशासन आपको हर डायनेस्टी हर एम्पायर का पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए गुप्त साम्राज्य की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो देश थी और इसके शासक को गुप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ती भी थी जिसके शासक उपरीक कहलाते हैं। तो दोस्तों जो सबसे बड़ी इकाई थी उसे क्या कहा जाता था? उसे देश कहा जाता था जिसके शासक को क्या कहा जाता था? गुप्ता। और दूसरी एक प्रादेशिक इकाई भुक्ती भी थी जिसके शासक को क्या कहा जाता था? उपरीक। भुक्ती के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी जिसके प्रमुख को विषयपति कहा जाता था। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी होता था उसे दंडपाशिक कहा जाता था। और जो पुलिस विभाग के अन्य कर्मचारी थे उन्हें चाट एवं बाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसके जो मुखिया थे उसे ग्रामिक कहा जाता था। लूसेंट जीके रीट पटवार राजस्थान पुलिस के लिए सभी साथी यूट्यूब चैनल संज्ञान इंडियन जीके हब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों, लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।